खबरों में बहुत कुछ कही और अनकही होती है और इन परतों को ठीक से एनालाइज कर आपके लिए हम लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अब आने वाले दिन आसान नहीं होने जा रहे, क्योंकि अब ईडी की तरफ से उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली के हाई कोर्ट ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताकर एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो फैसला सामने आया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और इसका काफी बड़ा असर अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर और यहां तक कि लोकसभा के दिल्ली के चुनाव के ऊपर पड़ने जा रहा है। इस पूरी डिटेल्स के साथ इस जानकारी को हम आपके साथ साझा करें। दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक जबरदस्त वार छिड़ गई है, एक लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, जिसमें आजादी से पहले का जिक्र होते हुए कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इतना कड़ा रवैया इख्तियार किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर? मुस्लिम लीग का नाम लेना ये अपने आप में क्या मतलब है, ये समझाएंगे आपको और फिर बताएंगे आपको कि अमेठी के कांग्रेस के लिए इस बार जहां नाक की लड़ाई है, वहां राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा क्यों अपनी उम्मीदवारी पेश करने पर इतने डटे हुए हैं। एक हफ्ते के भीतर 2 बार रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी की बात सामने रखी है। क्या मतलब है इसका? क्या गांधी परिवार के बीच में कहीं कुछ चल रहा है? इस पर करेंगे चर्चा और फिर हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर स्कीम को लेकर कैसे केंद्र सरकार अब रिवीजन के मोड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी मैदान में कई मौकों पर कहा है कि अगर अग्निवीर को लेकर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश सरकार करेगी, और वो तब है जबकि कांग्रेस ने अग्निवीर स्कीम को सिरे से खारिज करने की बात कही है। इसके बीच का गड़बड़ झाला कहा है, ये आपको हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनको आज बहुत बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले के मामले में जब उनकी गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी के विरोध में कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका दायर की थी और दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने आज इस पूरी याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ही रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताना। और अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है और वहां पर भी यह माना जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिन आधार पर गिरफ्तारी की है वो आधार सही है और बतौर मुख्यमंत्री उनकी गिरफ्तारी सही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए फिर और कोई रास्ता नहीं बचेगा, बजाय इसके कि वो फिर से पीएमएलए कोर्ट में वहां पहुंचे और वहां पर जमानत की याचिका दायर करें। यानी कि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो, और फिर उन्हें बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बेल अप्लाई करना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि पीएमएलए केसेस में जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है, ना कि जांच एजेंसियों को कि अमुक व्यक्ति दोषी है। ऐसे में बेल की जो शर्तें होती हैं वो अपने आप में बहुत मुश्किल होती हैं और उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं होता। अभी तक का जो तजर्बा हम देख रहे हैं पीएमएलए केसेस में बेल को लेकर, अभी आपने देखा कल ही के कविता को बेल नहीं मिली, तो अरविंद केजरीवाल को क्या बेल मिल पाएगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इसलिए बन जाएगा क्योंकि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटों के चुनाव है और उसके साथ साथ वो तमाम राज्य जहां आम आदमी पार्टी अपना दमखम इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि पंजाब जहां पर अभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, इन 4 राज्यों में दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा दमखम और प्रदर्शन है। इसमें अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है? क्या दिक्कतें आने जा रही हैं? बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है
और हाईकोर्ट से तो उन्हें रिलीफ मिलेगा ही। यहां तक कि अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात देखें तो उन्होंने कहा है कि जो तथ्य संजय सिंह के बेल के लिए लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं तथ्यों को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए भी सामने रखे गए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन तथ्यों को दरकिनार कर दिया। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए अपनी सरकार को बदस्तूर चलाते रहेंगे जैसा अभी चला रहे हैं? और फिर क्या सुनीता केजरीवाल, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की एक डी फैक्टो रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो पूरे तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में दिखाई देंगी? क्योंकि अभी जो आसार दिख रहे हैं, 25 दिनों तक तो अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना ही होगा, क्योंकि बीती बार जो उनकी हियरिंग हुई थी उसमें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। तो कुल मिलाकर 25 दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा और जेल से ही सरकार चलानी पड़ेगी। ऐसे में जनमत को अपने पास रखने के लिए जो एक कैंपेन चलाया है आम आदमी पार्टी ने, जेल का जवाब वोट से, इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में सुनीता केजरीवाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये सिंपैथी वोट है जो बड़े पैमाने पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अरविंद केजरीवाल को जो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, इससे पार्टी को तो झटका लगा ही है, लेकिन इससे पार्टी को फायदा भी हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात कह रहे हो, तो जरा समझिए इस बात को। दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसे देखते हुए अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल दागदार साबित हो जाएंगे या लोग उन्हें दागदार मानेंगे, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अपने पुराने चुनावी कैंपेन को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगी। यह फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के बाहर तो होता हुआ दिख रहा है। मसलन पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि कांग्रेस के एक लेटेस्ट सर्वे में निकलकर सामने आई है। क्योंकि ऐसा लग रहा है दिल्ली के मतदाताओं को कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर अदालत में रखा, यह फैसला दिया गया, या यूं कहें कि जेल में रखा गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अब इसमें सच्चाई कितनी है या कितनी नहीं, यह तय करना अधिकार हमारा नहीं है, यह जनता का अधिकार है, और जनता अपने इस अधिकार को स्वीकार कर रही है। इस आधार पर अब जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, उसमें कई बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो आज का जो फैसला आया है, उसमें जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो अब आपके सामने रखते हैं। आज फैसले में कहा गया कि ईडी के तथ्य से लगता है कि कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। देखिए, बहुत जोर से इस पर ध्यान दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। रिश्वत लेने से लेकर हर साजिश में शामिल होने की बात, इसके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें भी सत्यता हो सकती है। अरविंद केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा भी जमा करने में शामिल हो सकते हैं। इन बातों को इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट का रवैया काफी सख्त रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, यह कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है, और कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी गवाह बनता है तो अपने होशो हवास में बनता है, उसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता, और यह कोर्ट के सामने एक प्रोसीडिंग है। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लिए कानून बराबर है, दोनों में अलग नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहना कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, यह अपने आप में सही नहीं है। फिर यह भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि दस्तावेज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की साजिश में शामिल होने की बातें भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कही, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी को एक लेवरेज मिलेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऊपर कभी किसी तरह का कोई दाग नहीं लगने दें। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मौजूदा जो विवाद है, यह अरविंद केजरीवाल बनाम इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। यह विवाद अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार नहीं है, इसलिए इसमें राजनीतिक वजहों की कोई बात नहीं कही जा सकती। और जहां तक राजनीतिक वजहों की बात है, उससे कोर्ट के प्रोसीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट सबूत और उसके आधार पर आगे बढ़ता है।
अब देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट की जो तमाम बातें हैं ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष किस तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और फिर इसके पीछे का मतलब समझाते हैं। माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया। भारतीय जनता पार्टी जहां बहुत ही बड़े पैमाने पर आक्रामक है, वहीं आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी लड़ाई को, जैसा कि हमने अब देखा, अदालत ने कहा कि यह लड़ाई अरविंद केजरीवाल बनाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई को आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बना रही है। दिल्ली में हो सकता है संभावित तौर पर अगर जनसंवेदनाएं आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से, जिसे भुनाने में उनकी पत्नी और उनकी पूरी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को इसका फायदा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के सक्रिय राजनीति से जरा अलग होने और अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से कम पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात, इन 4 राज्यों में काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी बतौर एक मुकम्मल ताकत कमजोर होती हुई दिखाई देगी। आज की दूसरी बड़ी खबर अब आपके सामने। ऐसा क्या हो रहा है इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग, जो कि एक तरह से पूरे देश में एक ऐसे संगठन के तौर पर जाना जाता रहा जिसने भारत के बंटवारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 86 साल पहले मुस्लिम लीग ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो का जिक्र 86 साल बाद 2024 के चुनाव में न सिर्फ हो रहा है, बल्कि आज की डेट में सबसे गर्म मुद्दा है साहब। 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा गया। लेकिन अब, यानी कि अब 8 और 9 तारीख से इस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं उनके मैनिफेस्टो को लेकर। बिहार के नवादा में उन्होंने घेरा, फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, फिर पुष्कर की रैली में इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो स्पष्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग की थी। जैसे ही यह मुद्दा उठा तो उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत करने मुनासिब समझी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम अन्य नेता मुस्लिम लीग और वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर।
जेपी नड्डा ने, उन्होंने आज कहा कि जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात हुई थी, उसी तर्ज पर जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात कही जा रही है। यानी कि जो कास्ट सेंसस की बात कही गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसे भारतीय जनता पार्टी देश के बंटवारे के तौर पर देख रही है और इस पर कड़ा प्रहार हो रहा है। इसके पीछे का मतलब हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि नड्डा जी ने कहा क्या। और अभी इनका मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का। मेरे को 1929 की जिन्ना की मुस्लिम लीग याद आ गई। जो जिन्ना 1929 में मुस्लिम लीग में कहा करता था, वही बात अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं बातों को अपनाया है। यानी मुस्लिम लीग का और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में कोई अंतर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मुस्लिम लीग की याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों आ रही है और मैनिफेस्टो पर इतना हंगामा क्यों मचा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना घोषणा पत्र या यूं कहें कि शपथ पत्र सामने रखा तक नहीं है। तो अब आइए जरा आपको कुछ समानताएं बताते हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर बहुत आक्रामक है। सबसे पहले आप देखिए पहला पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी क्या है। 1936 में जब मुस्लिम लीग ने अपना घोषणा पत्र सामने रखा था, तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमानों के लिए शरिया पर्सनल लॉ रहेगा और उसकी रक्षा की जाएगी। 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र न्याय पत्र जारी किया है, उसमें यह वायदा किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो पर्सनल लॉ है जो हमारे देश में चलता है, खास करके जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज की बात बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं का सामने आता है कि पर्सनल लॉ चेंज नहीं होना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस ने यह वादा किया है कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ सुरक्षित रहेंगे। इसी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है। 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी पार्टी बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने 1936 में किया था। 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही शब्द फिर दोहराया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद नाम की कोई जगह नहीं है। एक बार फिर बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल 1936 के बाद कांग्रेस ने अब किया है और जाहिर सी बात है इसे लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का और खास करके मुसलमानों का है। इसके ऊपर उस वक्त जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था, जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार भुनाती रही। अब बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात जब सामने आती है तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को कांग्रेस पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तीसरा पॉइंट जिस पर मुस्लिम लीग से समानता पाई जा रही है, 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों के बच्चों के लिए खास छात्रवृत्ति और नौकरियों के लिए वो संघर्ष करेगी। यह कहने की आवश्यकता मुस्लिम लीग को हो सकती है, लेकिन क्या यह संघर्ष कांग्रेस को करना चाहिए? 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिले और इसे इंश्योर किया जाएगा कांग्रेस की सरकार के द्वारा। जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं और यह कॉमनैलिटी निकल कर सामने आती है, तो क्यों आरोप नहीं लगेंगे कांग्रेस पार्टी पर? मुस्लिम लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही आजादी के पहले जिसने भारत के विभाजन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर उसकी भाषा का आज इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है तो जाहिर सी बात है आरोप लगेंगे। पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को अब पाकिस्तान में जाकर रावलपिंडी में चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी है इस घोषणा पत्र के बाद। सोचिए बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है
ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो और बातें कही हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है, वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे बहाल रखने की बात कांग्रेस ने कही है और ये वायदा किया है। जाहिर सी बात है, अब इस पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर प्रहार हो रहा है। जब कांग्रेस पर इतना प्रहार हो रहा है तो क्या आपको लगता है कांग्रेस चुप रहेगी? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी शाह के वैचारिक पूर्वज ने 1942 में महात्मा गांधी से भारत छोड़ो आह्वान का विरोध भी किया था। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में किए गए इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था। हर कोई जानता है कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकारें बनाई थी। अब इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या कहें, कांग्रेस हमेशा रिएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं। जब आप प्रतिकार करते हैं तो आपकी बात कोई नहीं सुनता। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस अब अपने बचाव में पुरजोर तरीके से अपने सभी नेताओं को लेकर आ रही है। वो जानते हैं झूठ क्या होता है। अगर वो जानना चाहते हैं कि झूठ क्या होता है, वो तो अपनी बात को ज़रा उस पर ज़्यादा गौर करें। इतना अच्छा मैनिफेस्टो बहुत सालों से नहीं आया है जो आज मैनिफेस्टो हम लोगों ने आपके सामने रखा है। जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया था, कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया था। और एक बात ये भी कह दूं कि अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जसवंत सिंह पाकिस्तान गए और जिन्ना की प्रशंसा की। जिन्ना के प्रशंसक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, बीजेपी के नेता। कोई कांग्रेस नेता नहीं किया है। ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत है। कांग्रेस पूरे तरीके से अपने बचाव की मुद्रा में सामने आ चुकी है। सभी नेता एक के बाद एक मुस्लिम लीग के साथ संघ परिवार के जुड़ाव की बात कर रहे हैं, जो कि तथ्यात्मक तरीके से अलग है, क्योंकि जो उस वक्त की स्थिति थी उसके आधार पर वैचारिक गठबंधन नहीं था, बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन था, ताकि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को दूर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस अब इसे एक अलग कलेवर में जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जो सिमिलैरिटी निकाली है, खास करके मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो से, वो अपने आप में बहुत दीगर है और इसका बहुत दूर तक अंजाम जाने वाला है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और मसले पर कांग्रेस को घेरा है और वो मसला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज हम जातीय आधार पर अपने देश को खंडित होते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस कराने पर भरोसा ही नहीं दिया, जोर ही दिया है। कास्ट सेंसस के आधार पर एक बार फिर से आरक्षण की आग को भड़काने की कांग्रेस ने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट रखी है। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद कहीं कोई और, यानी कि जाति। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाति प्रथम कर दिया है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस पर हमला करने का एक और बेहतर मौका मिला है और इसके जरिए कांग्रेस पर हमला इस अंदाज में किया जा रहा है कि आप राष्ट्र को क्या खंडित करते हुए जातियों को आगे बढ़ाकर पूरे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिंदुओं में बंटवारा कांग्रेस की नीति है? बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी लाइन पर कांग्रेस आज क्यों चल रही है? अब आप सोचेंगे कि आखिरकार जातीय आधार पर तो मतदान हिंदुस्तान में
आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से भी लगातार होता रहा है। इसमें नया क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी तो इसका काफी फायदा मिलता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो हम आमतौर पर मिस कर जाते हैं। अगर हिंदू वोट बैंक पूरे तरीके से एकजुट रहता है, यानी कि बहुसंख्यक वोट बैंक एकजुट रहता है और जातीय आधार पर बंटता नहीं है, तो आप जानते हैं इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है? इसका फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदू वोट बैंक, बहुसंख्यक वोट बैंक और उसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़कर एक साथ चलती है। और यही विचारधारा संघ परिवार की भी है, राष्ट्र प्रथम, जाति उसके बाद। ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो जाहिर से बात है विपक्ष की पार्टियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जातीय आधार पर चलती हैं। जैसे कई जातीय पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, ये पार्टियां जाति प्रमुख हैं। जाति और धर्म के आधार पर, गठबंधन के आधार पर ये अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत तब बनती है जब सभी हिंदू वर्ग के समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहकर जबरदस्त तरीके से लताड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि क्या गांधी परिवार के भीतर युद्ध छिड़ा हुआ है? क्या यह संभव है कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य अब आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आपके सामने? इसलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने बीते एक हफ्ते में 2 बार अमेठी से अपनी उम्मीदवारी को लेकर बयान दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा 2019 से सक्रिय राजनीति में आने की बातें करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गंभीरता से अपनी बातों को सामने नहीं रखा। लेकिन अब जब रॉबर्ट वाड्रा एक ही हफ्ते में 2 बार, और वो भी अमेठी से, अपने उम्मीदवारी की पैरोकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या अमेठी से अब रॉबर्ट वाड्रा अपनी उम्मीदवारी के साथ गांधी परिवार के एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक या तो अमेठी से सोनिया गांधी, या फिर राजीव गांधी, या फिर राहुल गांधी ने उम्मीदवारी की है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां अपनी उम्मीदवारी करते हैं तो फिर क्या होगा? रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी आपके सामने। उन्होंने कहा कि मैंने 1999 में यहां से लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू किया था। मैंने पोस्टर्स भी लगाए हैं, दूसरी जगह पर भी पोस्टर लगाए हैं। आप आइए देखिए हमने अपने क्षेत्र में कितनी मेहनत की है, हमने यहां पर काम किया है, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, अपनी उम्मीदवारी भी प्रस्तुत करेंगे। अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर गांधी परिवार लगातार अपनी सीटें जीतती आई है। सिर्फ पहला मौका 2019 में आया जब अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, और उस वक्त स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। लेकिन अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर उहापोह की स्थिति है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के करीबी भी हैं और अंदर भी हैं। उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं संशय है राहुल गांधी और गांधी परिवार के दिमाग में कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी तो शायद वायनाड से उन्हें जीत नहीं मिले, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वायनाड से जीत जाएं लेकिन अमेठी से हार जाएं। दोनों सूरत में राहुल गांधी के लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को लगता है कि अगर मैं वहां से चुनाव लड़ूं तो उन्होंने जो गलतियां की हैं स्मृति ईरानी को चुनने के बाद, वो भूल चूक जो है वो हम दूर कर सकते हैं। मैं भारी बहुमत से जीत सकता हूं। मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि खुद अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए लड़ना चाहूंगा। अब रॉबर्ट वाड्रा का बार बार इस तरह का बयान देना क्या यह संकेत दे रहा है कि अब गांधी परिवार में राहुल गांधी शायद अकेले पड़ सकते हो? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? अगला सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या गांधी परिवार
का अगला वारिस रॉबर्ट वाड्रा बनने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर फेलियर का नाम बड़े पैमाने पर चिपकाया जा चुका है। 10 साल में उनके परफॉर्मेंस को हमने आपको इवैल्यूएट करके दिखाया था। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा अपनी सक्रिय राजनीति के आधार पर राहुल गांधी को पदस्थ करके खुद अपनी करियर को आगे बढ़ाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या भाई और बहन के बीच में जीजाजी को लेकर प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या प्रियंका गांधी का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा के पास होगा? अगर बिना समर्थन रॉबर्ट वाड्रा यह बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी के, तो क्या यह अभी तक एक्सेप्टेबल होता? इस बाबत हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि बीते एक हफ्ते में रॉबर्ट वाड्रा के इस स्टेटमेंट के आने के बाद, अब तो 2 बार ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है, कांग्रेस ने कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं रखी है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी इस बारे में अनौपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार गाहे बगाहे 2019 के बाद से अपनी उम्मीदवारी, अपनी राजनीति में ललक वापस लाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली थी। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी के साथ उनके दोनों बच्चे भी दिखाई दिए थे 2022 में। अब सवाल ये उठने लगा है कि जब 5 साल से वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दबाए हुए हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा अब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सामने रखकर प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को भी संभाल सकते हैं? उनका ये कहना 2019 में कि मौका मिला तो चुनाव के लिए तैयार हूं, पहला संकेत था। लेकिन अब तो सीधे अमेठी को लेकर ये बातें होती जा रही हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं जो कई तरीके से सामने आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ी बात आपके सामने रखें, सवाल यह उठने लगा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी को अमेठी के लिए चेता रहे हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको यह भरोसा नहीं है कि आप अमेठी से चुनाव जीत सकते हो, तो क्या आप मौका दे दो हमें, हम जीत के दिखा देंगे आपको? अब इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। या तो राहुल गांधी ये मान ले कि हां वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और अगर ऐसा होगा तो पूरे के पूरे हिंदी पट्टी से कांग्रेस पर भरोसा कम होता हुआ दिखाई देगा। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी में स्थापित होते दिखाई देंगे, और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा का ही जोर कांग्रेस में चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मसला है बड़ा पेचीदा हो गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमेशा ढक कर रखा। क्या वजह रही कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं रखने दिया गया? सबसे पहली और बड़ी वजह, रॉबर्ट वाड्रा का भी राजनीति में शामिल होने का मतलब है कि परिवारवाद पूरे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा गांधी परिवार को लेकर। अभी 3 गांधी तो ऑलरेडी कांग्रेस में मौजूद हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अब इसके साथ साथ जब रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो जाए तो यह पूरे तरीके से परिवारवाद है, और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की तमाम पार्टियां इस परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेर सकती थी। दूसरा बड़ा मसला जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जाता है वो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। करप्शन के कई आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लग चुके हैं, राजस्थान और हरियाणा में लैंड डील्स को लेकर। राजस्थान में तो उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन हरियाणा का मामला अभी भी फंसा हुआ है। यानी कि करप्शन के मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी तमाम तरह के आक्षेप विपक्ष को लगाने का मौका मिल जाता। ऐसे में बचाने का मौका क्या था? बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी तरीके से, ताकि उनके कैंपेन पर, उनके पूरे पब्लिक पर्सोना पर कहीं कोई आरोप न लगे, रॉबर्ट वाड्रा को जरा पीछे रखा गया था। लेकिन अब जबकि रॉबर्ट वाड्रा सामने आ चुके हैं, तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या गांधी परिवार के भीतर अब एक राय नहीं है, कम से कम रॉबर्ट वाड्रा को लेकर? वरना रॉबर्ट वाड्रा इस तरह के बयान नहीं देते। क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के हाथ को अमेठी के लिए मजबूर कर रहे हैं कि या तो हां करो या मैदान छोड़कर अलग हट जाओ? और इसके साथ साथ क्या प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका में होंगी और राहुल गांधी का कद घटता हुआ दिखाई देगा? ये कई सवाल हैं जिस पर चर्चाएं अभी आम है, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। आइए अगली स्टोरी का रुख करते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के सूरवीर जवानों की,
हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर स्कीम की। इस देश में देश की सुरक्षा को लेकर जो जज्बा देश के तमाम नागरिकों में है, उसके बारे में कभी कोई दो विचार नहीं किए जा सकते। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें देखते हुए सरकार को ऐसा लगा कि अगर जो भर्तियां हो रही हैं फौज में उसको इसी तरीके से किया जाए तो फौज में तनख्वाह और पेंशन का जो बजट है वो इतना बढ़ जाता है कि भारत सरकार का रक्षा बजट का तकरीबन 80% से भी ज्यादा का हिस्सा सिर्फ तनख्वाह और पेंशन है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने कोई बदलाव की बात सोची। आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 12 से 15 लाख जवानों की स्टैंडिंग आर्मी है। दुनिया में दूसरे नंबर पर हम हैं चीन के बाद, जिसके पास इतनी बड़ी फौज है। ऐसे में भारत सरकार ने एक नई योजना सामने रखी, अग्निवीर। अग्निवीर योजना में 4 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो उसके बाद वो सामान्य नौकरी पाने में मददगार हो और उन्हें एक मुश्त काफी पैसा भी मिले ताकि अगर वो चाहे तो खुद अपना रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अग्निवीर योजनाओं की कुछ जो परिस्थितियां हैं, कुछ जो कंडीशनैलिटीज हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए ऊपर जान निछावर करने वाले लोगों के साथ मौजूदा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। इसे देखते हुए यह पहला मौका है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाओं में यह संकेत दिया कि अग्निवीर योजना में अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा अब आपके सामने हम रखते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। स्कीम में बदलाव की जरूरत होगी तो जरूर किया जाएगा। हालांकि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब यह बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? रक्षा मंत्री को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? इसके लिए क्या क्या वजहें हैं, आइए अब आपको हम बताते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी अब सॉफ्ट हो रही है? इस योजना में कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने हाय तौबा मचा रखी है। यहां तक कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि अग्निवीर स्कीम को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा और सेना में जवानों की भर्ती वैसे ही होगी जैसे अग्निवीर के पहले होती थी। आखिरकार यह मुद्दा क्यों गर्मा रहा है, अब आइए इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। यह योजना, अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई और यह फौज की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लागू की गई है। जब यह लागू की गई तो इसमें सबसे बड़ी बात यह निकाली गई कि कोई भी जवान 4 साल के लिए ही फौज के साथ जुड़ेगा। इस कार्यकाल में ट्रेनिंग के 6 महीने भी शामिल किए गए। 4 साल बाद 1/4 जवान जिनकी भर्ती होगी वो स्थायी तौर पर भारतीय फौज में काम करेंगे, जबकि बाकी बचे लोग 4 साल के बाद कार्यमुक्त हो जाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल क्या वेतन और उसके साथ साथ मुआवजे मिलते हैं अग्निवीर के जवानों को। अग्निवीर जवान को 30,000 रुपए प्रति महीना सैलरी, उसके बाद 30% यानी कि 9,000 रुपए की सेवा निधि फंड और उसके साथ साथ इन हैंड सैलरी तकरीबन 21,000 रुपए आ जाती है। इसके साथ ही हमने आपको उसकी पूरी स्कीम आपके सामने रखी है कि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल में एक जवान को तकरीबन 16 लाख रुपए सैलरी के तौर पर यानी कि मिलेगा, जिसमें से अग्निवीर फंड में 5 लाख और तकरीबन 12 लाख रुपए अग्निवीर स्कीम में काम करने वाले जवान को अपने पास मिलेगा। और उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ये सुविधा है कि जैसे ही सेना अपने जवानों का बीमा कराती है वो बीमा होगा। सर्विस के दौरान अगर जवान की मृत्यु या फिर डिसमेंबरमेंट या फिर कोई हैंडीकैप जैसी स्थिति होती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी, और अगर मृत्यु की स्थिति है तो जो टेन्योर बचा है उसका पूरा तनख्वाह भी मिलेगा। लेकिन यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। जो जवान, नौजवान बच्चे जब अग्निवीर योजना में शामिल होते हैं और शामिल होने के साथ ही
उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूरे तरीके से अपंग हो जाते हैं तो ऐसी, या दिव्यांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के पास ज़्यादा राशि नहीं होती, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। और इस आधार पर बहुत सारे परिवारों ने देश में आवाज़ उठाई कि अगर सेना को, अपने जवानों को एकजुट करके रखना है, उन्हें सुविधाएं देनी है, तो ज़रूरी है कि पुराना सिस्टम बहाल किया जाए। और वो इसलिए क्योंकि पुराने सिस्टम में अगर मृत्यु होती थी किसी भी जवान की सैनिक कार्य के दौरान, तो फिर पूरे परिवार को उसका मुआवजा मिलता था। परिवार की पूरी जिंदगी तक बच्चों की पढ़ाई, जो पत्नी घर पर रह जाती हैं उनको पेंशन, माता पिता को पेंशन, तरह तरह की सुविधाएं। और ये सुविधाएं जब नहीं मिलती हैं तो फौज में काम करने का जो जज्बा, जो जोश है, वो लोगों में कम हो जाता है। इस बाबत कई सेना के अधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। और उम्मीद यही की जा रही है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटती है, जिसके आसार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अग्निवीर स्कीम में जो खामियों की बात है उस पर बड़ा कदम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यह खबर आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 अप्रैल को रामनवमी है और इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। एक सूर्य तिलक आप देखेंगे भगवान श्री राम की प्रतिमा पर, और वो तकरीबन 4 मिनट कुछ सेकंड तक दिखाई देगा, जो अपने आप में साइंस का एक अजब कारनामा है और उसके साथ साथ लोगों की आस्था को उससे प्रज्वलित करने के लिए, उससे सम्मिलित करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका। आइए अब आपको हम इस मैप के जरिए दिखाएं और इस पूरे टेक्निक के जरिए दिखाएं कि दरअसल इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया है। ये राम जी की प्रतिमा, श्री राम जी की प्रतिमा यहां पर है और यहीं पर सूर्य तिलक होगा, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तकरीबन 4 मिनट से ज्यादा, कुछ 4 मिनट कुछ सेकंड तक ये सूर्य तिलक भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर होगा, जो कि दोपहर 12 बजे होगा। अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए दरअसल 2 मिरर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला मिरर यहां छत पर लगाया गया है, जो कि मंदिर की 3री मंजिल पर है। यह एक रिफ्लेक्टर है, मिरर है जो कि 60 डिग्री के एंगल पर है। सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो यह रोशनी पीतल के पाइप के जरिए सीधे यहां आएगी। ये एक और मिरर यहां पर रखा गया है, तो 3 मिरर इसमें टोटल रखे गए, 1 रिफ्लेक्टर और 2 मिरर। ये जो एक मिरर है, यहां से ये रोशनी फिर सीधे होते हुए यहां पर बीच में 3 लेंसेज हैं जो इसके फोकस को पूरे तरीके से सही बनाएंगे। फिर यहां पर एक और मिरर लगाया गया है। ये मिरर सीधे भगवान श्री राम के मस्तिष्क के लेवल पर रखा गया है, जो कि मंदिर पर है, और वहां से ये रोशनी सीधे भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर आएगी। है तो ये साइंस का कारनामा साहब, लेकिन इसके जरिए जो एक सुखद अनुभव होगा, और ये हर साल होगा, हर साल रामनवमी के दिन इसी तरीके से भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास ये आप सूर्य तिलक देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हर साल तो सूर्य का एंगल बदल जाता है, पता नहीं रामनवमी किस दिन पड़े। तो इसमें 18 चक्र लगाए गए हैं, जो हमने आपको दिखाया था उसमें स्ट्रक्चर, उसमें जहां पर हमने आपको सबसे पहला रिफ्लेक्टर दिखाया था, रिफ्लेक्टर में 18 चक्र लगाए गए हैं, जो कि कुछ ही सेकंड में अपने आप को सूर्य की रोशनी पर अलाइन कर लेते हैं। और उसके आधार पर ये जो रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसके अंदर 18 चक्र लगे हुए हैं, और ये चक्र अपने आप को घुमाते हुए कुछ ही सेकंड में सूर्य की रोशनी में अलाइन कर लेते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी पाइप के जरिए होते हुए, दोनों मिरर से होते हुए भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर जा पहुंचे। साइंस भी कमाल की चीज है ना। साइंस को जब आप आस्था के साथ मिला देते हैं तो अनुभूति कुछ अलग हो जाती है। और भगवान श्री राम के इस महायोग में, इस महामंदिर में जब आप सूर्य तिलक को देखेंगे, जिसके लाइव टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की तैयारी की जा रही है, और शायद 125 देशों में इसे लाइव देखा जा सकेगा, आप सोचिए पूरे भारत और हिंदू समाज के लिए